नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। बेहतरीन, दमदार, लाजवाब, शानदार क्वेश्चंस होंगे, ये वादा है। और जो भी पढ़ाऊंगा, आपका जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और जब आप फरवरी के महीने में जब आप एग्जाम देने जाएंगे एसएससी जीडी का, तो वहां पे पॉलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी यहीं से आएंगे। तो इसलिए टेंशन नॉट, मेंशन नॉट। और बढ़ते हैं आगे, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दिल हो, अगर मतलब कि मन करे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक तो आप करते ही करते हैं निसंदेह, बट आप लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मैं हिमांशु यादव पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ूंगा आपके साथ। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रम पर रोक लगाता है तथा शोषण को रोकता है? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिएगा, समय लीजिएगा और देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ताकि कई बार क्या होता है ना कि हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन को या तो स्किप कर देते हैं या तो फिर करने से पहले ही हम उसे गलत कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमने सही से ही आंसर निकालना है। देखो, अनुच्छेद जो श्रम पर रोक लगाता है, अगर हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ें, चूंकि यहाँ सारे आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है। अगर हम थोड़ा सा इसमें मूल अधिकार के कॉन्सेप्ट को समझें तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपके आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दिए गए हैं। अगर हम आर्टिकल 23 और 24 की बात करें, ये कैसे होगा? 23 का शॉर्टकट क्या है? इसमें तीन चीजें हैं। एक बेगार, एक बलात् श्रम और एक है मानव दुर्व्यापार। तीन चीजें इसमें शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें 24 की, तो इसमें 24 का 4 निकाल लेंगे, 14 वर्ष। इन दोनों में बस यही चीज है। बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब काम करा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, फ्री में काम कराना बेगार होता है। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? काम कराया लेकिन पैसे नहीं दिए। मानव दुर्व्यापार का मतलब मनुष्यों को बेचना खरीदना। तो मनुष्यों को बेचा खरीदा नहीं जाएगा। ये कहा गया आर्टिकल नंबर 23 में कि मनुष्यों को जबरदस्ती काम पे नहीं लगाया जाएगा, उन्हें बेचा खरीदा नहीं जाएगा, उनके लिए कोई मार्केट नहीं लगेगी। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार में मनुष्यों का दुर्व्यापार मना किया गया आर्टिकल नंबर 23 में। 24 में क्या कहा गया? 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के जो भी बालक बालिकाएं हैं खतरनाक रोजगार में काम नहीं करेंगे। इसमें काम नहीं करेंगे, खतरनाक रोजगार में कोई भी काम नहीं करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, माइंस है, खदान है, तो इनमें कोई काम नहीं करे। तो ये 23 और 24 में ये 4 का 14, 23 का 3 रखेंगे यार तो काम बन जाएगा। श्रम और शोषण के बारे में तो यहाँ पे 23 सही हो जाएगा। अब आज की क्लास में हमें आर्टिकल 20 भी कई बार मिलेगा, 19 भी मिलेगा, 25 बता देता हूं नहीं मिलेगा। 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, पढ़िएगा, आराम से सोचिएगा, समय लीजिएगा और पढ़कर इसका आंसर कीजिएगा। पूरा टाइम आपके पास है। जी हाँ, आराम से देखिएगा, फटाफट बताइएगा। अगर हम देखें यहां पे तो एक शब्द लिखा हुआ है गांधीवादी। गांधीवादी विचारधारा के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी क्या कहते थे कि हमें लोगों की मदद करनी है जो गांव में है। क्यों? क्योंकि भारत गांव में बसता है। भारत किस में बसता है? भारत गांव में बसता है। तो हमें गांव को प्रमोट करना है। केंद्र सरकार से मतलब नहीं है, हमें राज्य सरकार से मतलब होने वाला है। जो भी काम होगा सब किसके लिए होगा? सारा का सारा काम राज्य करेगा। अब
अगर गांव में भारत बसता है तो हमें ग्राम पंचायत का गठन करना चाहिए। और ग्राम पंचायत के गठन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो वहां पर कुटीर उद्योग होना चाहिए। गांव के लोगों के पास क्या होना चाहिए? कुटीर उद्योग होना चाहिए। तो वही चीजें यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे तो अपने को कोई टेंशन होने वाली नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे समझते हैं नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गांधीयन कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल नंबर 40 आपका ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरा खतरा कहता है, जो कि कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा? आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से सब लोग आंसर कीजिएगा। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए और वीडियो को लाइक भी करेंगे। इसको मैं पूरा क्लियर भी आपको करूंगा, पढ़ लीजिएगा आराम से, पूरा मौका आपके पास। चलिएगा, तो भाई सही आंसर क्या है यहाँ पे? 20 का 2। अब 20 का 2 के बारे में थोड़ा सा यहां पे जानेंगे। हमारे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है 20। पहले 20 की बात करें। 20 का मतलब क्या है? अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। क्या है भाई? अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। अपराधी ठहराए जाने पर आपके प्रोटेक्शन की बात है। अगर आपने गलती की है, आपने क्या किया है? गलती की है। अगर आपने गलती की है तब आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। अगर गलती नहीं की तो सजा भी नहीं मिलेगी। गलती करोगे तो गलती की सजा मिलेगी, और सजा उतनी ही मिलेगी जितनी की हमारे देश के नियम में लिखी गई है। नियम से ज्यादा कोई सजा किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा एक बार गलती की तो सजा कितनी मिलेगी? एक बार मिलेगी, अर्थात दोहरे दंड का निषेध है। एक बार गलती एक बार सजा, 2 बार गलती 2 बार सजा। एक अगर गलती कम तो सजा कम, गलती बड़ी सजा बड़ी। और दूसरी खास बात इसमें जो है कि आत्म अभिसंशय की मनाही, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की मनाही है। मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा कहो कबूल है कबूल है कबूल है, जबरदस्ती कि हाँ भैया मैंने गलती की है, डंडे पुलिस वाले पकड़ के ले जाए, डंडे मारना शुरू कर दे, बोलो कबूल है, जज के सामने बोलना कि हाँ मैंने अपराध किया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब का कोई मतलब होने वाला नहीं। ये सबका होने वाला कुछ नहीं है। एक गलती की एक बार सजा, गलती नहीं तो सजा नहीं, और अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। ये आपका आर्टिकल 20(1) में है। आर्टिकल 19(1) में आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की। कौन कौन सी? संगठन बनाना, सम्मेलन करना, अपने विचार अभिव्यक्त को व्यक्त करना, घर बना के रहना, और भारत में भ्रमण करना। और भारत भ्रमण के साथ साथ आपको और क्या करने का अधिकार है? बिजनेस व्यापार का अधिकार है। और आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 है अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो भी आपके पास अधिकार है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण पता चले, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होना, और एक मनपसंद परामर्श लेना, वकील से परामर्श लेने का अधिकार। ये आपके हैं। तो फिलहाल इसका तो आंसर सी ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इसमें क्या होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज दूसरी और तीसरी टाइप की बीमारी में आपको फ्री का मिल जाएगा। जिन लोगों के पास भी ये सुविधा मौजूद है उनको ये मिल जाएगा। उसमें आप जैसे अपन इंश्योरेंस करवाते हैं ना, बीमा,
तो बीमा में हम लोग क्या करवाते हैं कि हमारे घर में किसी को बीमारी होगी, अब भारत सरकार खुद से करवा रही है आयुष्मान वाला, और हम लोग जैसे बिजनेस वाले हैं तो हम लोग अपना एक बीमा करवा लेते हैं, 20,000 रुपया दिया, बीमा करवा लिया कि एक साल में अगर कोई जरूरत पड़ गई 5 लाख रुपए तक की हॉस्पिटल में, तो हम वहां पे जाके दवा अपनी करा लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो ऐसी चीजें हम यहाँ पे करते हैं, तो इसके माध्यम से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है, गांव का जंगी बुधई खिलावन टाइप का आदमी है, जिसके पास जमीन नहीं है, वो व्यक्ति अपना इलाज कहाँ पे कराए? तो उसके लिए भी तो इलाज की जरूरत है भाई, वो भी तो एक इंसान है। तब ऐसे मामले में जब हमें इसकी जरूरत पड़ती तब हम क्या करते हैं? तब ऐसे मामले में भारत सरकार ने शुरू किया है, आयुष्मान कार्ड जारी हो गए, और जिनके परिवार में 4 लोग हैं उनको एक कार्ड जारी होगा, 4 लोग कवर हो जाएंगे। कोई इलाज की जरूरत पड़ेगी तो 5 लाख रुपए तक भारत सरकार, आप किसी भी हॉस्पिटल में दवा करा लो, उस कार्ड से वो भारत सरकार अपना पैसा लेती देती रहेगी। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 47, जो कि आपके दारूबंदी से संबंधित है, जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, जो कि आपके स्वच्छ जल आपूर्ति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 47, ये आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी आपका ये आता है। आगे चलते अगले पॉइंट पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा लागू करने योग्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा लागू करने के योग्य है? प्रस्तावना की बात करें तो केशवानंद भारती में कहा गया था कि ये जो है प्रस्तावना जो है संविधान का मूल हिस्सा है, मतलब संविधान का मूल अंग है। बट एक ये बात ही कहा गया कि कोर्ट के द्वारा लागू नहीं होगा, कोर्ट द्वारा लागू नहीं होगा, प्रवर्तनीय नहीं है, ये हट गया। और अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की तो बाद में जोड़े गए 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि इनको जो है हम इनको जब लागू कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम सजा का भी प्रावधान रखें, अगर कोई मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो सजा दे। बट सरकार ने कहा सजा नहीं देंगे, कोई मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो सजा नहीं देंगे। डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 37 में साफ साफ लिखा गया है कि ये लागू नहीं किए जाएंगे। क्या नहीं किए जाएंगे? लागू नहीं किए जाएंगे जी, ये सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसके बाद बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार में तो भैया सब कुछ ठीक है, लागू किए जाएंगे इसलिए दिए गए हैं, लागू करना क्या है? जरूरी है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? अब चुनाव आयुक्त, दरअसल आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद है 324, ये कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? भारत के निर्वाचन आयुक्तों की या निर्वाचन आयोग का गठन करेगा, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा और आवश्यक पड़े, इच्छा हो तो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। केवल इनमें फर्क यह है कि इनका जो मुख्य है वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सब कुछ शक्तियां प्राप्त करेगा, हटाया नहीं जा सकता। 6 साल 65 वर्ष से पहले इसको हटाया नहीं जा सकता। इनका जो बाकी के और सदस्य जो भी होंगे तो उनकी एज एक तो 62 साल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, प्लस इनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सलाह पर राष्ट्रपति ही हटा देगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। बाकी सैलरी सबकी सेम टू सेम रहेगी, तीनों की कोई दिक्कत, 3 या 4 जो भी रहेंगे। तो शुरुआत में जब 1950 में बनाया गया तो इलेक्शन कमीशन के पास एसके सेन थे। कौन थे? एसके सेन थे पहले, अभी वाले राजीव कुमार जी हैं, तब ये एक सदस्य था। 1989 तक एक सदस्य रहा, फिर यहां पे 3 सदस्य बन गया। 89 से 1991 तक ये 3 सदस्य रहा, और 91 से 93 तक फिर से क्या हो गया? 1 सदस्य हो गया, और 93 के बाद से 3 सदस्य है, 1 + 2, तब से लेकर अभी तक ये लगातार यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक रमा देवी करके महिला थी जो कि एकमात्र निर्वाचन मुख्य अधिकारी थी, फीमेल्स में एकमात्र महिला अधिकारी रमा देवी। तो ठीक है भाई, अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मैंने आपको बताया कौन करता है? राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 324 में। ये निर्वाचन आयोग के जो भी अधिकारी सब संवैधानिक पद होता है, नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। याद रखेंगे जितने भी संवैधानिक पद हैं उनमें से कोई भी, शायद ही कोई बिरला हो जिसकी नियुक्ति कोई और करे, अदरवाइज सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, राष्ट्रपति से ही कराया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट में। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? अभी अखिल भारतीय सेवा का मतलब क्या हुआ? यूपीएससी वाली जो एग्जाम वाले जो होते हैं ना, उनमें से आर्टिकल नंबर 312 में 3 पोस्ट अभी काम कर रही हैं।
एक IAS है, एक IPS है और एक IFS है। तो IFS, IAS, IPS इंजीनियरिंग वाला हटा देंगे। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे, आर्टिकल नंबर 312 में कहा गया राज्यसभा चाहे तो कोई भी नई क्या बोलते हैं, नई इंडियन सर्विस का निर्माण कर सकती है। अभी टारगेट ये है कि इंडियन जुडिशरी सर्विस का निर्माण किया जाए, बट देखो कब होता है कब तक नहीं होता, जब तक होगा तब तक देखा जाएगा। फिलहाल अभी टारगेट यही है कि इंडियन जुडिशरी सर्विस का हम क्या करेंगे, गठन करेंगे। लेकिन वो कैसे, राज्यसभा रिकमेंड करेगी तब बनाया जाएगा। फिलहाल अभी 3 ही है, और आपको बता दूं फॉरेस्ट नहीं फॉरेन है। बट ये भी सही है क्योंकि आप जब यूपीएससी का पेपर देते हो ना तो उसमें आईएफएस का भी ऑप्शन आता है और आईएएस वाला भी ऑप्शन आता है। जिनके बैकग्राउंड में बायोलॉजी वगैरह रहती है तो वो लोग ये आईएफएस वाला भी फॉर्म भरते हैं। बट रियलिटी में आईएफएस में विदेश सेवा ही है, वन सेवा की जगह कौन सा है, विदेश सेवा सही ज्यादा है, वन सेवा है ही नहीं। फिर भी इस क्वेश्चन में चूंकि इंजीनियरिंग तो है ही नहीं, वन सेवा विदेश तो है, वन भी सेवा है, बट इंजीनियरिंग तो है ही नहीं, तो ये वाला बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा शुरुआत में कई गलतियां रही, लेकिन फिर भी जो कमीशन था, कमीशन ने लगातार यही क्वेश्चन रिपीट मारा। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको इंजीनियरिंग सेवा वाले को ही सही करना है कि इसमें कौन नहीं है, तो नहीं वाले में यही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, इसका भी आंसर कीजिएगा फटाफट, धड़ाधड़ पढ़िएगा, पढ़ के आंसर कीजिएगा। संविधान के जो भाग नंबर आपका कौन सा है, भाग नंबर है 18। 18 में एक तो है 352, एक है 356, एक है 360। 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 में है प्रेसिडेंट रूल और 352 में है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने हिसाब से आंसर देख लीजिएगा कौन सा सही है। इन्हें इतना बता दिया। आपातकाल लिया कहां से गया, कहीं से नहीं लिया गया, अधिनियम 1935 वगैरह में भी कुछ लागू था, बट आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहां से लिया गया, लिया गया है जर्मनी से। कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। अब आर्टिकल नंबर 359 में कहा गया कि सस्पेंड तो मूल अधिकार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि युद्ध की घोषणा हो जाए तो राष्ट्रपति डिक्लेयर करेगा कि कौन से मूल अधिकार आपके क्या होंगे, रहेंगे, कौन से अधिकार नहीं रहेंगे। बट इसमें साफ साफ कहा गया कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 का कभी भी निलंबन नहीं होगा। ये बात पहले नहीं थी, ये बात कब जोड़ी गई, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज को जोड़ा गया। साल था 1978। कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया कि आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निरस्त नहीं किया जाएगा। अब 20 और 21 में है क्या, तो 20 में तो आपको पता चल गया अपराधी होगे तो ही सजा मिलेगी, अपराधी नहीं होगे तो कोई सजा नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ यहां पे एक बात और है, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार आपको जीवन के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। चल अब आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, 2014, 2007, 2005, 2010, कब की गई, 2005 में। जी हां, 2005 में किया गया था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगले पॉइंट पर चलते हैं। संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। संविधान लोकसभा राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह क्वेश्चन अगर अक्टूबर 2023 से पहले की बात करें तो आर्टिकल नंबर 330 में लोकसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है। आर्टिकल नंबर 332 में विधानसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की बात है। बट अगर हम थोड़ा पेन चेंज करता हूं, इसके बाद की बात करें 106वां संविधान संशोधन जो कि हो चुका है, तब आर्टिकल नंबर 330 ए आ जाएगा, 332 ए आ जाएगा और लोकसभा में फीमेल के लिए
विधानसभा में फीमेल के लिए 1/3 सीट रिजर्व हो जाएंगी। वो इनके भी 1/3 रहेगी, इसके भी 1/3 रहेगी, टोटल का भी 1/3 महिलाएं रहेंगी। तो इस क्वेश्चन के फिलहाल ये वाला आंसर भी सही है और ये वाला भी आंसर सही है। अब आप देख लीजिएगा कि किस हिसाब से, अगर दोनों है तो इसका मतलब ये है कि उसने 106वां संविधान संशोधन अभी काउंट नहीं किया, तो आपको अनुसूचित जनजाति, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते, वो लगाना है। अगर ऐसा ना हो तो फिर महिलाओं को लगा दीजिएगा, अगर ये वाला ना हो तो देख लीजिएगा। वैसे अब ये क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किसको रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है। ऑप्शन होगा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वोमेन और मेन, ऐसे करके कुछ होगा। तो याद रखेंगे इन तीन को रिजर्वेशन प्राप्त है, ओबीसी को और जनरल को, और जो भी है इन लोगों को रिजर्वेशन प्राप्त नहीं। ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो समझदारी से क्वेश्चन के आंसर करोगे तो बेहतर रहेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की अवधारणा को समाप्त करता है? अनुच्छेद नंबर 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के निषेध से। उपाधियों का निषेध। लेकिन दो क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, सेना के क्षेत्र में दी जा सकती है, सेना आर्मी में दी जा सकती है, और शिक्षा में। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, विश्वास, सम्मेलन का, संगठन बनाने का, भारत भ्रमण का, घर बना के रहने का, व्यापार व्यवसाय का। और 20 आपको पहले क्वेश्चन में डिटेल में बता चुका हूं। मात्र आर्टिकल 17 है जिसे कहा गया गांधी जी की जय। बोलो महात्मा गांधी की जय। और आर्टिकल 17 पास, इस पे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ। और यही एकमात्र आर्टिकल है जिसमें दंड शब्द का प्रयोग किया गया। क्या किया गया? दंड शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे चलते अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, आर्टिकल नंबर 50। समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 49 स्मारकों का संरक्षण। किसी भी हिस्से में निवास करना, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 4, 19(1) का क्लॉज 4। अब डीपीएसपी का क्या मतलब है? आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए। संविधान के भाग नंबर 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। कहां तक? 36 से 51 तक। 3 प्रकार के होते हैं। नेहरूवादी होते हैं जिन्हें हम समाजवादी कहते हैं, गांधीवादी होते हैं। कौन से गांधीवादी? और एक होते हैं उदारवादी। उदारवादी मतलब जहाँ पे लिबरल है, मतलब कि महिला पुरुष सब समान की बात करें। नेहरूवादी मतलब जहाँ सामाजिक बातें हो, कि जैसे समान नागरिक संहिता है, ये सब। गांधी वाले में दारूबंदी, कृषि वगैरह आ जाएगी, गौ हत्या आ जाएगी, तो ये चीजें हैं। फिलहाल डीपीएसपी नहीं है, डी वाला ऑप्शन डीपीएसपी नहीं है। क्यों? क्योंकि 36 से 51 के बीच में ये आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? भारत का नाम मात्र का कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी। भारत का नाम मात्र का कार्यकारी। अब समझो कार्यपालिका बोले तो एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में मतलब क्या होता है? कानून को लागू करना। और कानून लागू करने के लिए 2 चीजें बनाई गई। एक बनाया गया नाम मात्र का नॉमिनल, एक बनाया गया वास्तविक रियल।
नाम मात्र को हम एक और शब्द से बोलते हैं डीजर, वास्तविक को बोलते हैं डी फैक्टो। डीजोर में आता है आपका प्रेसिडेंट। कौन आता है? गवर्नर। डी फैक्टो में कौन आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग आते हैं। तो अब नाम मात्र में आप पढ़ेंगे संविधान में आर्टिकल नंबर 53, वहां पे कहा गया कि भारत में कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? तो भारत की कार्यपालिका प्रमुख होगा राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट हो जाएगा, और नाम मात्र का है तो इन्हीं दो में से एक होना था, तो नाम मात्र का आपका प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी ऑप्शन में हो तो वो आपका हो जाता। चलिएगा आगे चलते अगले क्वेश्चन में, 13 के बाद 14। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 74, उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। और यह कहा गया कि इसका प्रमुख कौन होगा? तो इसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। यह बात आर्टिकल 74 में कही गई। अर्थात प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी आर्टिकल 74 में है, मंत्री परिषद का पद भी आर्टिकल 74 में है। क्यों? राष्ट्रपति की सहायता के लिए, सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए। तो यहां कह रहा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान आर्टिकल नंबर 74। 77 में इसके कार्यों के बारे में बताया गया, वर्ग के बारे में बताया गया। आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया कि क्षमादान जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो बताया गया। और अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हो जाती तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट इस चीज को चेक करेगा कितनी गड़बड़ी है, कितनी सही है, कितना गलत है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या भी? क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? डीपीएसपी आयरलैंड से ले गए, बट हमारे संविधान या हमारे देश में पहले भी थे, जैसे अधिनियम 1935 में पहले से भी थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है? जैसे आपको किसी पुलिस ने या किसी निजी व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, तो कॉन्सेप्ट यह है आर्टिकल 42 के तहत 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने खड़ा होना है, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होना है, जो बिल्कुल पास में उसके पास खड़ा होना है। अब निकटतम मजिस्ट्रेट के पास खड़ा होना है, और पकड़ने के बाद 5 दिन हो गए, अब तक पुलिस वाला या कोई निजी आदमी जिसने आपको पकड़ा वो जज के सामने नहीं ले गया, तब तो आप तो पकड़े ही हो, तो आप कैसे जा पाओगे? तो आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति कहां जा सकता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, जहां पर रिट जारी करेंगे ये दोनों कोर्ट और पूछेंगे उस व्यक्ति से, इसके खिलाफ जारी होगा हैबियस कॉर्पस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 32। 29 में क्या है? 29 में अल्पसंख्यकों के अधिकार है, अल्पसंख्यकों के राइट्स हैं। 21 राइट टू लाइफ है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? 40। तो सिंपल सा ग्राम पंचायत के गठन का। भाई देखो मैंने बहुत देर से बोला नहीं, तो प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। प्लीज लाइक वाइक थोड़ा सा कर लो यार, क्या जाता है, और शेयर वेयर भी कर दो,
अभी जीडी का आपका एग्जाम आ जाएगा तो फिर यही सारे क्वेश्चन काम देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार देता है? पहला बोलने का है, दूसरा सम्मेलन का है, तीसरा संगठन बनाने का है, चौथा भ्रमण का अधिकार है, पांचवा घर बना के रहने का है, निवास का अधिकार है, और छठा व्यापार व्यवसाय का अधिकार है। तो ए बी सी डी, चौथे नंबर का 19 एक का डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामांकित करता है। आर्टिकल नंबर 80 आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 250 सदस्य होंगे, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से, और 238 लोगों का इलेक्शन होगा किसके द्वारा? MLA के द्वारा। फिलहाल अपना क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा। आयरलैंड से लिया गया, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से लिया गया है। राष्ट्रपति 4 जगहों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निदेशक सिद्धांत नहीं है? जो महात्मा गांधी का DPSP नहीं है वो कौन सा है? शहरी क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थ, दवाओं का रोक लगाना, ग्राम पंचायत का गठन करना। औद्योगिकीकरण गांधी जी का, शहरी क्षेत्र में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिकीकरण करो। गांव में भारत बसता है, जो भी करना है गांव में करो। अगला क्वेश्चन है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 18। 61वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा 1988 में एज कितनी कर दी गई? और 88 से पहले एज कितनी थी? 21 वर्ष थी। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में। काका कालेलकर, देख लीजिएगा कोई दिक्कत है तो। और फिर इसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल BP मंडल कमीशन का गठन हुआ। क्या हुआ? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल BP मंडल का गठन हुआ। और काका कालेलकर ने कहा था OBC के लिए किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए दूसरा गठन किया गया। फिर उसने बोला कि कर दो, तो फिर हालांकि मिला विला कभी नहीं उस समय। और 1989 में सरकारी नौकरी में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने OBC को रिजर्वेशन दे दिया, जनरल वालों को भी 10% का रिजर्वेशन दे दिया। इंदिरा साइनिंग ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वो खत्म हो गया, रिजर्वेशन जनरल वालों को OBC का बना रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। प्रेसिडेंट रूल पीछे आपको बता दिया, 356 में प्रेसिडेंट रूल है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ा गया था? शेड्यूल जोड़ी गई थी 9वीं। किससे संबंधित है? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। प्रधानमंत्री इस समय कौन होंगे 1951 में? PT नेहरू। आज का आखिरी क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी कंपनी के आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है, लेकिन स्थानीय निकाय का अभी नहीं कर रहा। अब कह रहा है कि हम लेखा परीक्षण स्थानीय निकाय का भी करेंगे, तो कह रहा नहीं करता, तो इसका मतलब B इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया, मुझे दो आज्ञा आज के लिए, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और गिरीश मुर्मू अभी भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।